हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है गणित की कार्यपत्रक यानी वर्कशीट नंबर 48 और आज हमारा टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो है आंकड़ों का संग्रह। लास्ट वर्कशीट में बेटा हमने एक चैप्टर फिनिश किया है जिसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन हमने पढ़ा था। आज एक नया चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं आंकड़ों का संग्रह। यही वर्कशीट की वीडियो अगर आप इंग्लिश मीडियम में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, आप उसे वहाँ से देख सकते हैं। तो चलो शुरू कर लेते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में बेटा आपसे बोला गया बच्चों, आपने अपनी कक्षा में अपने शिक्षक के रजिस्टर में प्रतिदिन विद्यार्थियों की उपस्थिति को अंकित करते हुए या प्रत्येक टेस्ट में अथवा परीक्षा में आपके द्वारा प्राप्त अंकों को अंकित करते हुए अवश्य ही देखा होगा। यानी वो नोट डाउन करते हैं ना क्लास टीचर्स, आपके जितने भी टीचर्स हैं वो अटेंडेंस रजिस्टर में अटेंडेंस भी लेते हैं, आपके मार्क्स को नोट डाउन भी करते हैं। इसी प्रकार आपने क्रिकेट के स्कोर को भी अवश्य देखा होगा। ऐसा ही स्कोर बोर्ड यहाँ दर्शाया गया। तो देखो यहाँ पर एक स्कोर बोर्ड बना हुआ है जहाँ पर हमने आंकड़ों को यानी डाटा को, संग्रह का मतलब होता है बेटा कलेक्ट करना, कलेक्ट करके लिखा हुआ है। देखो गेंदबाज के नाम यानी बॉलर के नेम है ABCD, कोई बॉलर्स हैं, वो कितने ओवर बॉलिंग करते हैं वो लिखा हुआ है, वो कितने मेडन ओवर लेते हैं, उन्होंने कितने रन दिए हर ओवर में, इन ओवर्स में जो उन्होंने 10 ओवर खिलाए और कितने विकेट उन्होंने लिए, ये सब डिटेल्स, ये सब डाटा जो है यानी ये सब आंकड़े जो हैं यहाँ दर्शाए गए हैं, इनका संग्रह किया गया यानी इनको कलेक्ट करके जो स्कोर बोर्ड है वो बनाया गया। आप जानते हैं कि क्रिकेट के खेल में कौन हारा या कौन जीता सिर्फ यही स्कोर बोर्ड पर अंकित नहीं किया जाता। जो भी स्कोर बोर्ड होता है बेटा सिर्फ आपको यही इन्फॉर्मेशन नहीं देता कि कौन हारा और कौन जीता है। स्कोर बोर्ड से आप बहुत सारी चीज़ें बता सकते हो। जैसे कि अगर आपको इसी स्कोर बोर्ड से पूछा जाए कि बताइए जो प्लेयर नंबर C था यानी जो C गेंदबाज था उसने कितने रन दिए, तो आप यहीं से देखकर बता सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए उसने कितने विकेट लिए, आप यहीं से देखकर बता सकते हैं। आपसे अगर पूछा जाए कौन सा गेंदबाज ऐसा है जिसने सबसे ज़्यादा विकेट लिए, तो आप इसी टेबल को देखकर, इसी जो आंकड़े संग्रह किए हैं इसी में से बता सकते हैं जो D गेंदबाज है उसने सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं, 4 विकेट लिए। इसी प्रकार से सिर्फ आप इसको देखकर, जैसे इन्होंने बोला कि खेल की हार जीत के बारे में नहीं, बहुत ही अन्य जो बहुत उपयोगी सूचनाएं वो भी प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आप यह ज्ञात कर सकते हैं कि सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी ने कितना समय लिया और कितनी गेंदों का सामना किया, बता सकते हैं इस तरीके से। प्रतिदिन हमें तथ्यों, संख्यात्मक अंकों, सारणियों, आलेखों आदि के विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को देखने को मिलती है। इस प्रकार की विभिन्न सूचनाएं हमें देखने को मिलती है। आप न्यूज़पेपर देखते होंगे, पढ़ते होंगे, तो जब न्यूज़पेपर में यानी अखबार में आप देखते होंगे तो वहाँ पर आपको सारणियाँ भी दिखने को मिलती होंगी, आलेख भी देखने को मिलते होंगे, पाई चार्ट भी देखने को मिलते होंगे। देखते हैं ना आप ये सभी चीज़ें। तो इन सभी चीज़ों से हम जो आंकड़े हैं उनको संग्रह करते हैं, उनको समझ सकते हैं। तो चलो अब आगे की वर्कशीट देख लेते हैं हम। इसके बाद हमें बताया गया है बेटा कि एक निश्चित उद्देश्य के लिए एकत्रित किए गए तथ्यों और अंकों को जो संख्यात्मक या अन्य रूप में हो सकते हैं आंकड़े कहा जाता है यानी डाटा कहा जाता है। जब भी हम किसी संख्यात्मक रूप में या अन्य रूप में किसी अंकों को एकत्रित करते हैं वो भी किसी निश्चित उद्देश्य के लिए, यानी जब भी हम आंकड़ों का एकत्रित करना यानी आंकड़ों को इकट्ठा करना शुरू करते हैं और उसके पीछे हमारा कोई उद्देश्य होता है, जो संख्याओं में भी हो सकते हैं आंकड़े और अन्य रूप में भी हो सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डाटा। यानी अर्थात देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, आंकड़े संख्याओं के वे संग्रह हैं जो सूचनाएं देने के लिए एकत्रित किए जाते हैं। यानी कोई भी सूचना देने के लिए, पाने के लिए या उसको समझने के लिए जब हम आंकड़ों को संख्याओं के रूप में एकत्रित करते हैं तो उसी को हम यहाँ डाटा बोलते हैं, जिसको उन्होंने सिंपली आंकड़ा भी बोला हुआ है। अर्थपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध करने से संबंधित अध्ययन गणित की जिस शाखा में किया जाता है उसको हम बोलते हैं सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक। यानी जिस प्रकार हम आंकड़ों का प्रबंधन या आंकड़ों को एकत्रित करना सीख रहे हैं तो गणित की भाषा में, गणित के रूप में इसको हम बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी। आपने अपने दैनिक जीवन में, आगे देखिए क्या लिखा गया है, अपने दैनिक जीवन में संख्याओं, आकृतियों, नामों इत्यादियों से संबंधित अनेक प्रकार की सारणियाँ यानी टेबल देखी होंगी। ये सारणियाँ हमें आंकड़े उपलब्ध कराती हैं। आइए आंकड़ों के संग्रह से संबंधित अपनी समझ को और बेहतर बनाने के लिए कुछ क्रियाकलाप करते हैं। तो इसके लिए हम आज एक टेबल बनाने वाले हैं। नेक्स्ट बेटा हमें कुछ बोला गया है क्रियाकलाप करने के लिए, यानी एक्टिविटीज़ हमें दी गई हैं, एक्टिविटी 1 और एक्टिविटी 2, जिसे हमें करके देखना है। तो चलो कर लेते हैं। एक्टिविटी 1 यानी क्रियाकलाप 1 में देखिए क्या बोला गया है। आपसे बोला गया है कि अपनी कक्षा के किसी 20 विद्यार्थियों की लंबाई सेंटीमीटर में उन आंकड़ों को संग्रह करके एक तालिका में लिखिए यानी एक टेबल बनाइए। तो विद्यार्थी का नाम लिखा गया और दूसरी तरफ है लंबाई सेंटीमीटर में। तो आपको अपनी कक्षा के 20 विद्यार्थियों के लिए ऐसा एक टेबल बनाना है। तो हम 2 विद्यार्थियों के नाम लिखकर एक टेबल बना लेते हैं, बाकी का हम बाद में कर सकते हैं। देखो 2 विद्यार्थियों में मान लिया पहला जो नाम है वो है रिया,
रिया जो है वो मान लिया हमने 150 सेंटीमीटर उसकी लंबाई है। दूसरा जो नाम है जो विद्यार्थी है वो हो सकता है राम, और उसकी जो हाइट है वो है 153 सेंटीमीटर। तो हमने आंकड़ों को लिख लिया। दूसरे क्रियाकलाप में देखो बेटा क्या बोला हुआ है, अपनी ऑनलाइन कक्षा में पिछले एक सप्ताह में अनुपस्थित रहे विद्यार्थियों की संख्याओं के आंकड़े को संग्रह करके इस तालिका में लिखिए। तो यानी आपको बताना है जो ऑनलाइन क्लास हुई पिछले हफ्ते उसमें कौन से दिन कितने विद्यार्थी अनुपस्थित थे उसको लिखना है। तो मान लेते हैं कि सोमवार को जो हमारी पिछले सोमवार को जो हमारी क्लास हुई उसमें 5 विद्यार्थी अनुपस्थित थे यानी एब्सेंट थे। उसके बाद मंगलवार को जो हमारी क्लास हुई उसमें हमने मान लिया कि हमारे 7 विद्यार्थी एब्सेंट थे। ये डाटा हमने ले लिया। अब ध्यान से देखिए बेटा, पहले वाले डाटा में और ये दूसरे वाली डाटा में, यानी जो फर्स्ट एक्टिविटी में आपने डाटा कलेक्ट किया और जो सेकेंड एक्टिविटी में आपने डाटा कलेक्ट किया, इसमें क्या डिफरेंस है। फर्स्ट एक्टिविटी में जो आपने डाटा कलेक्ट किया वहाँ पर आपने एक एक बच्चे से पर्सनली उसकी लंबाई जानी और उसको टेबल में लिखा। लेकिन जो दूसरे वाला क्रियाकलाप था, सेकेंड वाली एक्टिविटी, यहाँ पर जो आपने डाटा लिया कि सोमवार को कितने बच्चे एब्सेंट थे, मंगलवार को कितने बच्चे एब्सेंट थे, यहाँ पर आपने एक एक बच्चे से डाटा नहीं लिया। ये डाटा टीचर ने या जो भी हम टेबल बना रहे हैं ये डाटा हमने कहीं थर्ड जगह से लिया होगा। मतलब कि यहाँ पर कहीं ना कहीं रिकॉर्ड लिखा गया होगा कि सोमवार को इतने बच्चों ने काम नहीं किया तो हमने डाटा वहां से लिया, हमने एक बच्चे से डाटा नहीं लिया। तो अब हम समझ लेते हैं ये जो 2 तरीकों से हमने आंकड़ों को संग्रहित किया है इनमें क्या अंतर है, इनका क्या मतलब है। देखिए बेटा ध्यान से, आपसे यहाँ क्या बोला गया है, पहले क्रियाकलाप में आपने स्वयं अपने दिमाग से एक निश्चित उद्देश्य रखकर सूचनाओं को एकत्रित किया था। इस प्रकार एकत्रित किए गए आंकड़ों को प्राथमिक आंकड़े या फिर प्राइमरी डाटा कहा जाता है। यानी जब भी हम आंकड़े किसी निश्चित उद्देश्य से एकत्रित करें और ऐसे आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए हमें जो सूचनाएं एकत्रित करनी है वो है हम अपने स्वयं के दिमाग से करेंगे, मतलब स्वयं एकत्रित करेंगे, खुद से जाकर हम डाटा कलेक्ट करें और किसी निश्चित उद्देश्य से डाटा कलेक्ट करेंगे तो हमारा वो डाटा क्या कहलाएगा, प्राइमरी डाटा यानी प्राथमिक आंकड़े। इसी प्रकार अगर दूसरा वाला क्रियाकलाप देखा जाए, दूसरे क्रियाकलाप में आपने जो सूचनाएं कलेक्ट करी वो विद्यालय के उपलब्ध रिकॉर्ड से वहां से सूचनाएं एकत्रित करी जहां पर सूचनाएं पहले से लिखी गई होंगी। तो इस प्रकार के आंकड़ों को हम बोलते हैं गौण आंकड़े या फिर सेकेंडरी डाटा। यानी ऐसी सूचनाएं जो पहले से एकत्रित थी वहां से हमने प्राप्त कर लिया उस डाटा को, तो हमारा होता है सेकेंडरी डाटा। और जिस डाटा को हम खुद कलेक्ट करते हैं अपने आप वो होता है हमारा प्राइमरी डाटा। तो इसके बाद हम कर लेते हैं स्वयं प्रयास कीजिए के प्रश्न, क्योंकि अब हमें क्लियर हो गया है कि प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा क्या होता है, यानी प्राथमिक आंकड़े और गौण आंकड़े क्या होते हैं। पहले प्रश्न में देखिए बेटा आपसे क्या बोला गया है कि उन आंकड़ों के 2 उदाहरण दीजिए जिन्हें आप दैनिक जीवन में एकत्रित कर सकते हैं। तो दैनिक जीवन में एकत्रित करने के लिए एक एग्जाम्पल तो आपको ऊपर दिया गया था कि विद्यार्थियों की आपने लंबाई के लिए एक आंकड़े बनाए थे। तो इसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, हम विद्यार्थियों की वजन के लिए हम एक टेबल बना सकते हैं, ठीक है ना। और दूसरा हम बना सकते हैं दैनिक तापमान के लिए। इसके अलावा भी बहुत से उदाहरण हैं जो आप लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 में देखिए बेटा आपसे क्या बोला गया है कि नीचे दिए गए आंकड़ों को प्राथमिक आंकड़े और गौण आंकड़ों के रूप में वर्गीकृत कीजिए। यानी आपको सिचुएशन दे रखी है, उसमें आपको प्राथमिक आंकड़े और गौण आंकड़ों में अलग अलग करके बताना है। तो पहला देखिए क्या है, कक्षा 9 के 10 विद्यार्थियों के जूतों का माप। जब आप कक्षा 9 के 10 विद्यार्थियों के जूतों के माप के बारे में बोल रहे हैं तो ये कौन से आंकड़े होंगे, ये होंगे प्राथमिक आंकड़े, क्योंकि आपको इन आंकड़ों को स्वयं एकत्रित करना पड़ेगा, है ना, एक बच्चे के लिए। तो इसीलिए होंगे ये प्राथमिक आंकड़े, इसको हम लिख देंगे प्राथमिक आंकड़े। इसके बाद अगला है अपने किन्हीं 10 मित्रों के रक्त समूह बताइए। तो 20 मित्रों के लिए रक्त समूह बताना है, यानी ब्लड ग्रुप बताना है। तो आप अपने मित्रों से पूछ सकते हैं। तो ये भी हमारा क्या होगा, प्राथमिक आंकड़े, ठीक है, ये भी हमारे प्राथमिक आंकड़े हो जाएंगे। इसके बाद हमें बोला गया है कि अपनी कक्षा के मित्रों के परिवारों की संख्या बताइए। तो अपनी कक्षा के मित्रों के परिवारों की, परिवार में जो सदस्य हैं उनकी संख्या बताइए। तो एक काम तो आप ये कर सकते हैं कि अपने मित्रों से डायरेक्ट पूछ लें कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं। तो ये उस स्थिति में ये क्या हो जाएंगे बेटा, ये हो जाएंगे प्राथमिक आंकड़े, आपने डायरेक्ट पूछ लिया। लेकिन यही जानकारी कि एक परिवार में कितने सदस्य हैं आपकी कक्षा में, यह जानकारी स्कूल के रिकॉर्ड में भी होती है। तो अगर स्कूल के रिकॉर्ड से इनको जाना जाएगा, पहचाना जाएगा, या उसके रिकॉर्ड से इसको एकत्रित किया जाएगा तो ये हो जाएंगे गौण आंकड़े, यानी ये दोनों प्रकार के आंकड़े हो सकते हैं, ठीक है बेटा। इसके बाद देखिए गणित की परीक्षा में
आपसे 30 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक के बारे में पूछा गया है। ठीक है, अब यहाँ पर जब 30 विद्यार्थियों के अंक के बारे में जब पूछा जा रहा है तो ये कौन से आंकड़े हो जाएंगे? 30 विद्यार्थियों के अंक तो टीचर के रजिस्टर में लिखे होंगे, आप वहाँ से देखकर बताएंगे ना, तो ये हो सकते हैं गौण आंकड़े। लेकिन अगर यही आंकड़े बेटा आप अपने फ्रेंड सर्कल में पूछते, अपने फ्रेंड से आपस में पूछ लेते, विद्यार्थियों से पूछ लेते, तो वो क्या हो जाते हैं? प्राथमिक आंकड़े। लेकिन अभी यहाँ पर परीक्षा के बारे में बोला गया तो इसीलिए हो जाएंगे गौण आंकड़े। अगला है वन महोत्सव के दौरान 100 विद्यालयों द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या के बारे में बताना है। तो जब 100 विद्यालयों में पौधे लगाए गए होंगे उसमें पौधों की संख्या बतानी होगी, तो क्या हम एक एक विद्यालय में जाकर पता करेंगे? नहीं, हमारे पास कुछ ना कुछ रिकॉर्ड होगा, कुछ कहीं ना कहीं लिखा गया होगा ऑफिस में या कहीं पर, तो वहाँ से हम इसको पता करेंगे। तो ऑब्वियसली बेटा ये भी कौन से आंकड़े हो जाएंगे? गौण आंकड़े। यानी इनको हम सीधा सीधा एकत्र नहीं करेंगे, इसको हम जानकारी ज्ञात करेंगे कहीं ना कहीं ऑफिस रिकॉर्ड से। आज की वर्कशीट में हमने समझ लिया आंकड़े किसको बोलते हैं, आंकड़ों का संग्रह कैसे करना है, प्राइमरी डाटा यानी प्राथमिक आंकड़े और गौण आंकड़े किसको बोलते हैं। आज की वर्कशीट की इस वीडियो को आप दोबारा भी देख सकते हैं। एनसीईआरटी में इस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी डिस्कशन आप उसको पढ़िए, समझिए। आज की वर्कशीट को जल्दी कंप्लीट करके अपने सब्जेक्ट टीचर को उसकी फोटो सेंड कीजिए। आज की वर्कशीट की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो पहली बार देखिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।